दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बेहद खास उपन्यास और युवा लेखक अमित गुप्ता का पहला उपन्यास देहरी ठिठकी धूप पर हम लोग बातचीत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अमित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। अमित जी का जन्म 19 जुलाई 1981 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। आपने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। आपके 2 कविता संग्रह हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हैं, रात के उस पार और अनकलेक्टेड नथिंगनेस। आप ठुमरी भी लिखते हैं। संगीत कला अकादमी की पत्रिका संगना में आपकी कुछ ठुमरियां भी प्रकाशित हुई हैं। पेशे से आईटी प्रोफेशनल अमित जी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। मैं अमित जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। नमस्ते नमस्ते अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं का भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। अमित जी, इस उपन्यास पर आने से पहले मैं भी और हमारे पाठक भी जानना चाहेंगे कि आप साहित्य की इतनी विधाओं में लिख रहे हैं। ठुमरी तो चूंकि साहित्य की ऐसी विधा है जो लगभग थोड़ी सी कट सी गई है। मतलब शुरुआती पीरियड में अगर हम लोग देखें तो इसी तरह का कुछ लिखा जाता रहा हो। लेकिन उसके बाद जब ये यात्रा बढ़ी साहित्य की तो ठुमरी टप्पा ये सारी चीजें छोड़ दी गई। तो आप उसमें भी लिखते हैं, आप कविता भी लिखते हैं और आपका ये पहला उपन्यास भी प्रकाशित होकर आ चुका है। राधा कृष्ण प्रकाशन से ये उपन्यास है और बहुत ही खूबसूरत कवर के साथ। तो ताहिर ने बहुत बहुत सुंदर आवरण बनाया है जी। अमित जी, पहला सवाल तो यही कि ये जो लिखना आपने कहाँ से शुरू किया या कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको कहा कि यार लिखा जाए? जिंदगी में होता है, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप में वो चीज कहीं ना कहीं रहती है, पर आप उसको वो कहते हैं ना, कोई भी चीज समय के पहले नहीं होती। तो अब जब मैं अपने स्कूल के दिनों में वापस जाऊं तो मतलब मुझे हिंदी में हमेशा बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। और हिंदी में हमारी जो मैम थी, तिवारी मैम, मतलब वो ऐसे पेपर चेक करती थी कि जैसे मतलब ब्लू तो दिखता ही नहीं था, ब्लू स्याही दिखती, पीली स्याही दिखती नहीं थी, लाल ही दिखती थी। और अगर क्लास में 75-80 लोग होते तो उसमें 7-8 लोग ही पास होते, ऐसी चेकिंग कर। और ऐसा कहना था कि उनके अगर आपने पास मार्क्स पा लिया तो बोर्ड में आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। तो भाग्यवश मैं कभी फेल नहीं हुआ तो और जब भी वो व्याकरण वगैरह पढ़ाती थी तो वो पूछती थी कि चलो आप बताओ कि आपको क्या समझ आया। तो मैं हमेशा जो भी वो समझाती थी मैं हूबहू वैसे ही, मैं ये 7वीं 8वीं की बात कर रहा हूँ। तो तब मुझे नहीं पता था कि शायद मेरे अंदर वो कला है कि मैं लिख सकूं। बाद में जब मैंने गीतांजलि पढ़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, मेरी पहली कविता संग्रह रविन्द्रनाथ टैगोर, मिर्जा गालिब और गुलजार साहब को समर्पित है। तो जब मैंने इन 3 शख्सियतों को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी विधा है, क्योंकि कविता इसलिए कहते हैं, कविता आप लिखते नहीं है, कविता आप कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो मेरे अंदर हमेशा से थी, और जैसे मैं पढ़ता था तो कुछ एक ख्याल आया, मैं उसको लिखता चला जाता था। ऐसे करके 2010 में मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग्स लिख लिया करता था, थोड़े कोट्स वगैरह लिख लिया करता था, लेकिन वो बहुत ही कैजुअल होता था। लेकिन 2010 से मैंने लिखना शुरू किया। फिर पेंगुइन ने एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट रखा था, इंडिया हैबिटेट, कि दिल्लीज न्यू लिटरेरी टैलेंट कर, तो उसमें भी मैं गया, वहां मैंने अपनी कविताएं पढ़ी और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं वो जीता भी। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो वहां से फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो जब मेरी कविता संग्रह आई उस वक्त मेरे पास एक कहानी संग्रह भी तैयार था। वाह। तो उस वक्त जो हमारे प्रकाशक थे उन्होंने कहा कि देखिए आप इसको हिंदी अकादमी में भेज दीजिए, अगर वहां चयन हो जाता है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं होता है तब फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना। तो मैंने वहां भेज दिया और वहां से भाग्यवश वहां से आया कि उनको पसंद आई। तो लिखने की जो एक तरह से जो यात्रा है, वो बहुत सारे सवाल हैं मेरे अंदर जिनका मैं जवाब ढूंढना चाहता हूँ, और इसी यात्रा में मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने के सिलसिले में मैं चीजें जो और मैं किसी से नहीं कह सकता वो मैं धीरे धीरे करके लिखना मैंने शुरू किया। उसके बाद
तो मैं दोनों भाषाओं में ही लिखता हूँ, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। मैं बांग्ला में भी लिखता हूँ क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, जी तो जी। बांग्ला में मैंने कुछ गाने लिख रखे हैं, कभी शायद वो बने। तो फिर धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि मैं पढ़ता गया, बहुत पढ़ता गया। तो फिर मैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, हम्म आपके अंदर चीजें, नई चीजें आती जाती हैं, आप नई चीजें सीखते जाते हैं। हम्म जहां तक ठुमरियों का सवाल है, तो मुझे ठुमरियां सुनना जो है बहुत पसंद है। मतलब ऐसा जी कोई शनिवार इतवार नहीं होता कि मैं ठुमरियां नहीं सुनता। जी। तो कुछ एक चीजें मैंने लिख रखी थी, और थोड़ा नया प्रयोग था, एकदम पुराने वाले की का करूँ सजनी या उस टाइप के नहीं थे। थोड़ा नया प्रयोग करने की मैंने कोशिश की थी। फिर मैंने जो संगना के संपादक हैं, यतीन्द्र मिश्र, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती। तो मैंने उनको भेजा कि सर मैंने लिखे हैं, पता नहीं कैसे हैं, पर आप देखिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो छपने लायक है। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो वो विधा इसलिए आई क्योंकि मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से हूँ, और जो कि ये जो ब्रज भाषा है, और जो जिस भाषा में ठुमरी या ये सब जो भी विधाएं हैं लिखी जाती हैं, उसमें बहुत एक टच रहता है। तो मुझे सुनना बहुत पसंद है, मतलब मैं घंटों बैठकर सुन सकता हूँ। तो इसलिए ये वहां से आया कि कोई चीज आपको जब बहुत पसंद हो, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं भी कुछ एक चीजें इसमें लिखूं। तो वहां से ठुमरियों के लिखने की शुरुआत हुई। अब जो कि कविता के बाद फिर ठुमरियां भी आई। उपन्यास जो है, ये जो उपन्यास है, हम लोग मतलब थोड़ी देर में भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी भी काफी लंबी यात्रा रही है। हम लोग मतलब मैं आना ही चाह रहा था, हाँ क्योंकि हमारी बातचीत के केंद्र में भी ये उपन्यास है। हाँ ये पाठकों को बताऊं कि ये उपन्यास जो है वो समलैंगिक संबंधों पर, और उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को एक कथा के रूप में ढाला गया है और एक खूबसूरत उपन्यास तैयार किया गया। मैं उपन्यास विधा में जो विषय जो अक्सर उठाए जाते हैं, मैं उनको अगर ध्यान में रखूं, तो आपने एक अलग विषय चुन लिया, या हो सकता है कि विषय ने आपको चुन लिया लिखने के। ऐसा कैसे संभव हो पाया कि अचानक तो नहीं कहूंगा, जाहिर सी बात है इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय कह लें या एक जरूरी विषय कह लें, उस पर आपने ये उपन्यास लिखा। तो उस बिंदु को भी जानना चाहेंगे और इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया को भी हम समझना चाहेंगे। तो एक तो रहा विषय। तो मुझे मतलब एक एक शख्स हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, ऋतुपर्ण घोष, जो बंगला सिनेमा के, मतलब इंडियन सिनेमा के बहुत जाने माने फिल्मकार थे, लिखते भी थे। कुछ हद तक ठुमरियां लिखने का इंस्पिरेशन मुझे उनसे भी मिला, क्योंकि उनकी एक दो फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बहुत सुंदर गाने लिखे। रेनकोट के गाने उन्होंने लिखे हैं, मेमोरीज इन मार्च, जिसमें दीप्ति नवल भी हैं, जो एलजीबीटी के ऊपर ही था, उसमें भी उन्होंने बहुत सुंदर कुछ गाने लिखे हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रेरित था। मैं उनकी इंटरव्यूज भी देखता था, उनके उनके जो स्ट्रगल्स थे। और वो अकेले उस वक्त, जिस वक्त वो ये फिल्में बना रहे थे, उस वक्त वो ये अकेले ही थे, मतलब बहुत कम लोग थे जो इस विषय पर। तो मैं हमेशा से ही, मेरा मन था कि मैं इस विषय पर कुछ करने की कोशिश करूं। अब वो कितना सफल हो, कहाँ तक पहुंचे, मुझे नहीं पता था। दूसरी चीज ये है कि मेरा ये मानना है कि कहानियां जो हैं वो लेखक को चुनती हैं। क्योंकि अगर लेखक को अच्छे विषय चुनने की आज़ादी होती, तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें चुन रहे होते। तो मुझे ऐसा, मतलब ये मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि कहानियाँ, या जो एक कोई आइडिया आता है, वो एक तरह से आशीर्वाद होता है एक लेखक को। अब फिर लेखक पर होता है कि जो वो एक तरह से आशीर्वाद, या जो वो एक तरह से उनको चुना गया है, उस पर वो किस तरीके से कितना काम करते हैं, उसको कितना उस पर समय अपना देते हैं। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो एक तो ऋतुपर्ण घोष थे। मैं चाहता था, क्योंकि मैं उनसे इतना प्रेरित था, तो मैं चाहता था कि मैं इस विषय पर कुछ करना चाहूँ। लेकिन सिर्फ कुछ चाहने से ही नहीं हो जाता है, आशीर्वाद भी होना चाहिए ऊपर वाले का। तो मुझे ये एक दिन शायद मैं दफ्तर जा रहा था, मुझे ये प्लॉट मेरे दिमाग में आया, तो मैंने फोन निकाला और मैंने प्लॉट लिखा। फिर धीरे धीरे मैंने और पढ़ा, और एलजीबीटीक्यू पे तमाम फिल्में भी देखी, जो भी मेरे
रिसर्च का पार्ट थे वो मैंने किया। इस किताब मतलब इस उपन्यास की शुरुआत जो है 2016 में हुई। तो 2016 में मैंने इसको लिखना शुरू किया और 2 साल लगाकर मैंने पहले इसको पूरा किया। लेकिन जब मैंने इसको जनवरी 2018 में पूरा किया, तब जो क्लाइमैक्स मुझे लिखना था उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था और वर्डिक्ट था पॉजिटिव। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उसको फिक्शन लिखूं, मैं उसको गल्प नहीं बनाना चाहता था। मैं उसको एक रियल की मैं चाहता था कि पहले वर्डिक्ट आए, वो जब भी आए, जब भी फैसला उच्च न्यायालय का आए तभी मैं इसको लिखूंगा। अब चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे वो 4 साल बाद आए, तो मैं ये अपनी जो 2 साल की मेहनत थी मैंने उसको रख दिया कि जिस दिन भगवान चाहेंगे, जिस दिन इस देश का संविधान चाहेगा कि वो बदले। और जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, तो भाग्यवश उसी साल 2018 में ही जब मैंने जनवरी में पूरा किया था, सितंबर 6 को वर्डिक्ट आ गया। तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं तो सोच के बैठा था कि शायद 2 साल लग जाए, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी। जो भी LGBTQ कम्युनिटी के लोग काफी वक्त से लड़ रहे थे। तो जिस दिन फिर वर्डिक्ट आया उस दिन मैंने उसी रात मैंने बैठ के जो भी मैंने क्लाइमैक्स सोचा था फिर मैंने खुशी खुशी वो लिखा, क्योंकि अब वो वास्तविकता की ओर जाता नजर आ रहा है। उसके बाद 2018 से लेकर 2020 तक 2 साल एक तरह से इसकी एडिटिंग चली, कई ड्राफ्ट होते गए। और जैसे कि मैंने अपने पहले पोस्ट में भी लिखा था जब मैंने किताब शेयर की थी 25 जून को, कि जो कि इस किताब को लिखने की पूरी प्रक्रिया, पूरी कथा को गढ़ने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो करीब करीब 6 साल की है, अगर मैं डे 1 से लेकर जब तक किताब हाथ में ना आ गई। इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब LGBTQ के बारे में मैं, क्योंकि जब मैं लिखने बैठा तो मैंने और भी चीजें देखी और भी लोगों से बातें की। तो जैसे जैसे मैं किताब के साथ आगे, कहानी के साथ आगे बढ़ता गया, मैं पात्रों के और नजदीक आता गया, तो मुझे उनके जो भी उनके स्ट्रगल्स हैं, उनकी परेशानियां हैं, वो सब मुझे बहुत एक तरह से मुझे पर्सनली समझ में आने लगे। और इसलिए शायद मैंने ये लिखने की कोशिश भी की थी अपने पोस्ट में, कि जितना मैंने इस उपन्यास से पाया है, मुझे ये उम्मीद है कि पाठक जो हैं उससे कहीं ज्यादा इसको पढ़ के पाए। तो इसकी मतलब यात्रा बहुत लंबी थी, बट बहुत ही अच्छी यात्रा थी। मतलब एक लेखक के तौर पे मुझे लगता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि अब ये जो मेरी यात्रा थी, अब ये किताब जो है वो बन गई है। अब मुझे बस ये आशा है कि पाठकों को पसंद आए। ये विषय नया है। अभी सिनेमा और वेब सीरीज में हम देखते हैं कि अभी प्राय हर फिल्म या वेब सीरीज में अब जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एंगल रहता है जिसमें हम ये बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग किताबों के जरिए भी इस बातचीत को शुरू करें। वो बातचीत पॉजिटिव हो सकती है, वो बातचीत नकारात्मक हो सकती है, लेकिन बातचीत को ये जरूरी। बिल्कुल ठीक बात। एक सवाल जो मैं अक्सर लेखकों से पूछता हूँ, लेखक बिरादरी, कि बहुत जरूरी सवाल है, कि मुझे लगता है कि लिखना जो है वो खूब सारा पढ़ने के बाद का उपक्रम है। वो यूं ही संभव नहीं होता। तो आजकल आप क्या क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या क्या पढ़ते हैं? तो इन दिनों तो मैं नहीं पढ़ी हुई है, मैं ओरहान पामुक की ब्लैक बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैं एक जो चीज हुई अभी पिछले 2 सालों में, हम सब की जिंदगियां बहुत बदली हैं। और जो कि मैं टेलीकॉम में हूँ, तो हमारा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम हो गया है। मतलब अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना है तो मैं कभी भी मैं अगर चाहूँ तो इलाहाबाद भी चला जाऊँ, लखनऊ भी चला जाऊँ, बनारस जाके काम करूँ, तो मेरे ऑफिस को कोई परवाह नहीं है। उसका एक फायदा ये हुआ कि मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, तो आने जाने में 3 घंटे लगते थे। तो वो 3 घंटे फिर मेरे पढ़ने में लगने लगे। वाह। तो कोरोना के टाइम ये हुआ कि जब मुझे इस उपन्यास पे भी बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने शरद चंद्र की सारी किताबें, करीब 40 उनकी किताबें थी, सब पढ़ गया। वाह। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लिखने के पहले पढ़ना जो है बहुत आवश्यक है। मुझे एक दो बहुत हमारे सीनियर लेखकों ने ये सलाह दी थी जब मैं उपन्यास के बारे में सोच रहा था सीरियसली,
कि देखो, अगर उपन्यास लिखना है, किसी भी भाषा में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, बांग्ला में, किसी भी भाषा में लिखना है, सबसे पहले 100 उपन्यास पढ़ो। और ये निर्मल वर्मा भी कहते थे। जैसे मैं निर्मल वर्मा का बहुत ही बड़ा मतलब फैन हूँ, और यहाँ पे लाइन से निर्मल वर्मा की किताबें रखी हुई। जी जी, तो मैं देख रहा था यहाँ से। हाँ, तो मैं उनकी डायरीज भी मैंने पढ़ी हैं, और मैंने उनकी डायरीज को पढ़ते वक्त ये अनुभव किया है कि वो हिंदी तो पढ़ते ही थे, वो बाहर के लेखकों को भी बहुत पढ़ते थे। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है अलग अलग संस्कृतियों के प्रति खुलता है, आप और ओपन माइंडेड होते हैं। तो जब आप कोई कहानी गढ़ने बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फिर सहूलियत होती है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव ओपन माइंड से लिखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ। अब जैसे जब मैंने आवारा मसीहा पढ़ी, तो आवारा मसीहा पढ़ने के पहले जो शरद चंद्र की जीवनी है, जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी, तो आवारा मसीहा पढ़ने के पहले मैं करीब दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ता था। कोशिश करता था कि मैं 2-3 घंटे पढूं। आवारा मसीहा पढ़ने के बाद मैं दिन में 6-7 घंटे पढ़ने लगा। वाह। और वो इसके पीछे कारण ये था कि एक जगह पे शरद चंद्र ने कहा एक उनके जानने वाले को कि मैं दिन में 9 से 10 घंटे पढ़ता हूँ और सिर्फ 2 घंटे लिखता हूँ। अब आप ये सोचिए, इतने बड़े लेखक शरद चंद्र सिर्फ 2 घंटे लिखते थे और 9 घंटे पढ़ते थे। तो वो जो 9 घंटे पढ़ते थे, तो जो 2 घंटे में लिखते थे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 20 घंटे में नहीं लिखते। ठीक बात। वहां से फिर मैंने, अब जो कि मैं नौकरी करता हूँ तो 9 घंटे पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वीकेंड में मैं फिर भी कभी कभी 7-8 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर पौधे को बढ़ना है, फूल देना है, फल देना है, तो उसको बीज की आवश्यकता होती है, उसे पानी चाहिए होता है हर रोज। इसी प्रकार से अगर कुछ लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है जो कुछ देर, कुछ समय तक रहे, लोग उसकी बातें करें, और अच्छा लिखना है, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ना आपका शब्दकोश बेहतर होगा, ना आपके लिखने की शैली बेहतर होगी। क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ने को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब आप 10 तरीके की आवाजें पढ़ेंगे, तभी आपको लगेगा और पता चलेगा कि मेरी आवाज कैसी होनी है। अगर मैं सिर्फ 2 लोगों को ही पढ़ूं तो फिर मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं ऑटोबायोग्राफी बहुत पढ़ता हूँ। अभी जैसे मैंने चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी मंगवाई, तो अभी पिछले दिनों मैंने मिकेल एंजेलो की और वैन गॉग की। तो जब भी मैं थोड़ा सा मायूस होता हूँ या मुझे प्रेरणा की कमी होती है, तो मैं कोई एक महान लेखक या पेंटर या कलाकार की, आर्टिस्ट की बायोग्राफी पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे फिर मुझे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर मैं इन लोगों की जीवनियां देखूं और जिस तरीके से ये लोग काम करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई ऐसा काम कर पाएगा, क्योंकि वो लोग एकदम ऑब्सेस्ड होते थे अपने काम से। जैसे मिकेल एंजेलो के बायोग्राफी में मैंने ये तक पढ़ा कि वो 16 घंटे वो जो पत्थर को तराश ही रहे हैं, और धूल में सन के खाना भी नहीं खा रहे हैं कि खाना खाऊंगा तो 20 मिनट नष्ट हो जाएंगे, उसमें मैं हाथ थोड़ा सा और फाइन कर दूं। तो वो जो चीज है, वो अगर आप ना पढ़ें, ऐसी चीजें ना पढ़ें, तो अगर कभी आप अपनी कहानी में अटक के फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो आपको याद आएगा कि वो आदमी भी तो करता था, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं नामवर सिंह को भी बहुत पढ़ता हूँ, और वो मेरे घर के बहुत पास रहते थे, लेकिन मैं जानता नहीं था, नहीं तो मिल नहीं पाया। मेरा मतलब उनका घर, जब वो जीवित थे, उनका घर मेरे घर से 5 मिनट दूर है, तो उनकी जो कॉलोनी है उसके पीछे वाली कॉलोनी में मैं रहता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, पर मैं उनको भी बहुत पढ़ता हूँ। और वो भी ये बात लगातार अपनी लेखों में कहते हैं कि पढ़ना जो है अति आवश्यक है। लेकिन नामवर जी के बारे में तो कहते हैं कि वो तकिए के नीचे भी कुछ किताब रखते थे, बिस्तर पे भी किताबें जो हैं वो बिछी रहती थी हमेशा। और निर्मल वर्मा का भी वही था कि वो पूरे दिन ही लिखते थे। मेरे हिसाब से वो 10 बजे अपने स्टडी में जाते थे और 7 बजे निकलते थे। 10 से लेकर 7 तक, बीच में ब्रेक लेते होंगे। लेकिन हाँ, वो जो डिसिप्लिन होता है, मेरा मानना है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे एक तो पढ़ना हो गया, दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जैसे अगर आप
दौड़ते हैं या आप साइकिल चलाते हैं, तो अगर आप कुछ दिन का ब्रेक दे दें तो फिर जब आप दोबारा शुरू करते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है, आप थक जाते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है अगर आप लिखना छोड़ दें कुछ दिन, तो फिर जब आप बैठते हैं लिखने तो आपको कुछ सूझता ही नहीं है। तो वो डिसिप्लिन भी चाहिए कि आपको भले आप 1 घंटा ही लिखें पर रोज लिखना चाहिए। तो इन सब चीजों का पालन करने की कोशिश करता हूँ मैं। कभी कभी हम सब फेल होते हैं, असफल होते हैं, बट हाँ, अभी किताब के आने की आपाधापी में कुछ दिन से लिखना बंद है, लेकिन अब अगले उपन्यास पे काम करना है तो फिर से वो शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। अब हम चाहेंगे कि आप इस उपन्यास से कोई एक छोटा सा अंश हमें पढ़ के सुनाएं। ठीक, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जो पहला अध्याय है आ, उससे कुछ एक पढ़कर सुनाऊं। तो फिर आप मुझे बताइएगा जब जब मैं कोशिश करूंगा कि एक पॉइंट पर रुक, लेकिन अगर लंबा पढ़ता चला गया तो आप मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है। धूप निकल आई थी मोनास्ट्री के गेट के बाहर। पिछली रात की बारिश का पानी कहीं कहीं अब भी जमा हुआ। कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अलावा सड़क पर और कोई नजर नहीं आ रहा। सभी दुकानें बंद। बस मोनास्ट्री के गेट के सामने एक तिब्बती औरत चाय बेच रही। सामने बेंच पर एक छोटा सा लड़का स्लेट पर कुछ लिख रहा था। शायद वो उस औरत का बेटा था। हवा ठंडी थी, जुलाई की बारिश की नमी अपने संग लिए थे। सड़क किनारे कुत्ते सोए हुए थे। उन तक धूप अभी पहुंची नहीं और वो ठिठुर रहे। पिछली रात जब वे यहाँ पहुंचे थे, पूरा शहर बारिश में भीग रहा था। गाड़ी पार्क करने के बाद वे दोनों थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। ऊपर दोनों ओर चीड़ के पेड़ थे और उसके बीच एक छोटा सा कॉटेज। बारिश इतनी तेज थी कि ऊपर कॉटेज तक जा पाना मुश्किल था। उन्होंने कॉटेज में फोन किया कि अगर कोई छाता लेकर कार पार्किंग तक आ सके तो अच्छा रहेगा। बिजली नहीं थी। रोशनी के नाम पर बस गाड़ी का जलता हुआ है। आवाज के नाम पर सिर्फ बूंदों की आवाज। धुंध ने धौलाधार के पहाड़ों को जैसे कहीं छुपा दिया। कुछ देर बाद कॉटेज से एक लड़का एक हाथ में छाता और दूसरे में टॉर्च लेकर आ गया और वो एक ही छतरी में आधे भीगते हुए किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कॉटेज तक। कॉटेज के रिसेप्शन पर एक मोटी सी मोमबत्ती जल रही। सांवला सा एक लड़का रिसेप्शन पर उनके स्वागत में खड़ा हुआ। उसे देखकर लग रहा था कि उनके आने के पहले वो गहरी नींद में सोया। मोनेस्ट्री के अंदर जगह जगह छोटे छोटे चहबच्चों में पानी जमा था। मोनेस्ट्री के परिसर में एक छोटा सा संग्रहालय था, द तिब्बत म्यूजियम, जो इस वक्त बंद था। 1998 में स्थापित तिब्बत संग्रहालय में 30,000 से अधिक तस्वीरें, एक यात्रा प्रदर्शनी और एक स्थायी प्रदर्शनी थी जो हिमालय पर्वतमाला में निर्वासन की तिब्बती यात्रा का दस्तावेज था। म्यूजियम के नीचे एक किताब की दुकान थी जिसमें अधिकतर बौद्ध धर्म से जुड़ी और दलाई लामा की किताबें थी। सीढ़ियां कहीं कहीं पर गीली थी, कहीं कहीं इकहरी सी धूप आकर रेलिंग पर ठहर गई। आसमान में बादल के छोटे छोटे जत्थे धौलाधार के चारों ओर बिखरे थे। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर प्रेयर हॉल के सामने एक बड़ा सा चबूतरा था जहां कई बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते। पेड़ पौधे पिछली रात की बारिश में धुलकर सूरज की पीली रोशनी में चमक रहे। चीड़ और देवदार के वृक्ष ऊपर धौलाधार के एक एकत्र होकर ऐसे खड़े थे जैसे वो किसी प्रार्थना सभा का हिस्सा हो। मोनेस्ट्री में एक हॉल हमेशा दीपों से सुसज्जित रहता। छोटे बड़े सैकड़ों दीप हमेशा उस हॉल को रोशन रखते। बाहर जितनी भी ठंड हो, लेकिन हॉल के अंदर चारों पहर दीपों के जलते रहने के कारण अंदर हल्की गर्मी है। हॉल की पूर्वी दिशा की दीवार में एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें नीले रंग के कांच लगे हुए। कांच पर पिछली रात की बारिश की कुछ बूंदें अभी भी ठहरी हुई, जो हॉल के अंदर जलते हुए दीपों के तेज से धीरे धीरे सूखने लगे। कांच से इकहरी सी धूप हॉल के अंदर रखी बड़ी सी मेज पर आकर ठहर गई। इस वक्त सब कुछ ठहरा हुआ। बाहर सूरज की चमकीली रोशनी, हॉल के अंदर दीपों की पीली रोशनी और अनुराग का अधीर मन। बौद्ध भिक्षुओं के अलावा हॉल के अंदर किसी और को जाने की अनुमति नहीं। बौद्ध भिक्षुओं का काम था जैसे ही कोई दीप बुझ जाए उसे दोबारा जला दे। इन बौद्ध भिक्षुओं को न हिंदी आती थी और न अंग्रेजी। इनमें ज्यादातर तिब्बत से थे, इसलिए वो तिब्बती भाषा में ही बात करते। हाँ, अंग्रेजी के एक दो चार वाक्य उन्हें जरूर आते, जैसे प्लीज डोंट कम हियर, प्लीज गो फ्रॉम हियर,
नो नो नॉट अलाउड। लेकिन अनुराग जब भी यहाँ आता, भिक्षुओं को किसी तरह मनाकर थोड़ी देर के लिए हॉल के अंदर जाने की अनुमति ले ही लेता था। अक्सर हॉल में एक या दो बौद्ध भिक्षु होते, आज सिर्फ एक ही बौद्ध भिक्षु। जितने कम लोग होते, उन्हें मनाने में उतनी आसानी होती। अनुराग उस बौद्ध भिक्षु को मनाकर हॉल के अंदर दाखिल। खिड़की के हर कांच से गुनगुनी धूप मेज के कोने कोने में ऐसे विराजमान थी जैसे किरणों की रेखा खींचती हो किसी चित्रकार। दीप जलाने के पहले वो कुछ देर वहां के वातावरण में रम जाना चाहता था, शांति और स्थिरता का समंदर बटोर लेना चाहता। लेकिन वहां ज्यादा देर रुकना संभव नहीं। बौद्ध भिक्षु आपको 2-4 मिनट रुकने की अनुमति दे। अनुराग ने कुछ बुझे हुए दीपों को जलाया, कुछ में उसने घी भी डाला, फिर कुछ और वक्त वहीं बिता पाने के लिए दीपों को जलाने में बौद्ध भिक्षु की मदद करता। उसका बस चलता तो यहाँ सुबह से शाम तक बैठा रहा। लेकिन थोड़ी ही देर में बौद्ध भिक्षु ने उसे जाने के लिए कहा। अनुराग ने उसे नमस्कार किया और हॉल के बाहर आ गया। श्लोक प्रार्थना हॉल में बैठा हुआ था, जहां बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति विराजमान। वो ध्यानमग्न होकर प्रार्थना में लीन। हॉल के दाहिनी ओर कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे प्रार्थना कर रहे थे। कुछ टूरिस्ट भी थे, जिनमें से कुछ प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ तस्वीरें खींच रहे थे। अनुराग प्रार्थना हॉल में पहुंचा और श्लोक को ढूंढने लगा। वो हॉल के एक कोने में आंखें मूंदे बैठा। अनुराग चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ जगहों पर खामोशी जरूरी होती है। बाहर बाजारों में, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टॉप पर, दफ्तरों में और यहाँ तक कि लोगों के घरों में क्या कम शोर है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री आकर भी लोग बातें करके शोर करते। अनुराग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना कर ली। थोड़ी देर बाद जब श्लोक ने अपनी आंखें खोली तो अनुराग को अपने पास बैठा पाया। श्लोक वहीं बैठा रहा। कभी वो बुद्ध की मूर्ति को देखता, कभी अनुराग। कुछ देर बाद अनुराग ने अपनी आंखें तो पाया श्लोक उसकी ओर देख रहा। दोनों के मुखमंडल पर पूजा के दीपक जैसा तेज था। प्रेयर हॉल से बाहर आकर वो हॉल के चारों ओर लगे प्रेयर व्हील को घुमाते हुए हॉल की परिक्रमा। मोनेस्ट्री में पर्यटकों का आना जाना अभी शुरू नहीं हुआ। इतनी सुबह बहुत कम लोग ही यहाँ आते। वो दोनों वहीं चबूतरे पर एक बेंच पर थोड़ी देर के लिए बैठे। सूरज अचानक ही बादलों के पीछे कहीं खो गया। पहाड़ों पर बारिश के दिनों में पल भर में चारों ओर अंधेरा छा जाता है और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे एक कभी न खत्म होने वाली शाम। दोनों वहां थोड़ी देर बैठने के बाद कॉटेज के लिए निकले। मोनेस्ट्री से निकलकर अनुराग ने सामने टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुलाई। वैसे तो मोनेस्ट्री से कॉटेज की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन श्लोक के कमर में दर्द होने की वजह से उसने टैक्सी लेना उचित समझा। टैक्सी कॉटेज की ओर चल पड़ी। धुंध बहुत थी, 10 मीटर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी के दोनों इंडिकेटर जला दिए थे और गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था। गाड़ी का वाइपर लगातार चल रहा था, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा थी कि वाइपर से भी कोई फायदा नहीं। सामने कोहरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। अनुराग ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था और उसकी नजरें सामने सड़क पर जमी हुई। अचानक सामने से हॉर्न की कर्णभेदी आवाज और फिर जोरदार धमाके की गूंज। अनुराग की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। आसपास के शोर के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पीछे मुड़कर श्लोक को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन मुड़ नहीं पाया। कुछ दूर पे उसे सड़क दिखाई दे रही थी और ऊपर सड़क के किनारे एक जीप खड़ी थी। शायद इसी जीप से टकराकर उनकी गाड़ी इस गड्ढे में गिर गई थी। एक आदमी ने अनुराग को गाड़ी से बाहर निकाला। उसके दाहिने घुटने में और घुटनों में चोट आई। उसने सीट बेल्ट लगा रखा था, इसलिए कोई गंभीर चोट नहीं आई। आसपास के लोग जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने मिलकर श्लोक को गाड़ी से बाहर निकाला। उसके सर में गहरी चोट थी, खून बहुत बह रहा था और वो बेहोश हो गया था। 1-2 लोगों ने ड्राइवर को भी गाड़ी से बाहर निकाला, वो भी बेहोश था। एम्बुलेंस बुलवा ली गई। स्थानीय लोगों ने श्लोक के मुंह पर पानी मारा कि शायद उसे होश आ जाए, पर वो नाकामयाब रहा। अनुराग बस यही दुआ कर रहा था
कि श्लोक की हालत कहीं और गंभीर ना हो जाए। ड्राइवर अब होश में आ चुका था, उसके भी सर पर चोट लगी थी, लेकिन ज्यादा खून नहीं बहा था। वो अपना दाहिना घुटना पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। होश में आते ही वो अनुराग से माफी मांगने लगा, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। इतनी धुंध में एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं। वो तो गाड़ी धीरे ही चला रहा था, और वो भी दोनों इंडिकेटर चला। अनुराग की नजरें सड़क पर टिकी हुई थी कि कब एम्बुलेंस आए और श्लोक को अस्पताल ले जाया जा सके। 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। 15 मिनट तक श्लोक सड़क किनारे बेहोश पड़ा रहा। इन 15 मिनटों में बेचैनी तूफान की तरह अनुराग पर पूरी तरह से हावी रही। वो बस यही दुआ कर रहा था कि श्लोक को होश आ जाए। अनुपम जी, इतना अंश मैंने पढ़ा है, ये पहले अध्याय से है। अस्पताल पहुंचते ही श्लोक को इमरजेंसी में भर्ती किया। अनुराग ने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी की। आप भी अपनी मरहम पट्टी तुरंत करवाइए, आपके घुटने में और कोहनियों में काफी चोट है, अस्पताल कर्मी ने अनुराग से कहा। जी, मैं घर पर इत्तला करके करवाता हूं। अनुराग ना कहकर इमरजेंसी के बाहर वेटिंग रूम में चला गया। उसे मीरा को तुरंत इत्तला कर देना चाहिए। जैसे ही मीरा को इस दुर्घटना के बारे में पता चलेगा, वो उसके सामने सवालों की झड़ी लगा देगी। ये सब कैसे हुआ? श्लोक अभी कैसा है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर ने क्या कहा? किस अस्पताल में भर्ती है? और आखिरकार तुम वहां मैक्लोडगंज में क्या कर? श्लोक तो अकेले जाने वाला है। अनुराग ने अपने आप को संभाला। अभी सबसे जरूरी चीज ये थी कि मीरा को तुरंत इत्तला की जाए। सवालों के जवाब वो बाद में सोचेगा। उसने मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से मीरा का नंबर डायल किया। मीरा अपने कैफे के किचन में थी और सामान की स्टॉकिंग कर रही थी। हेलो, अनुराग की आवाज में घबराहट थी। तुम इतने घबराए हो क्यों? सब ठीक तो है? मीरा ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं। श्लोक का एक्सीडेंट हो गया है। वो मैक्लोडगंज के जोनल अस्पताल में भर्ती है। क्या? कैसे हुआ ये? कब हुआ? अभी कैसा है श्लोक? और तुम क्या कर रहे हो मैक्लोडगंज? कहीं अस्पताल वालों ने तुम्हें पहले कॉल तो? अनुराग ने उसे बीच में ही रोक दिया। डॉक्टर अभी इमरजेंसी में ले गए हैं उसे, तुम जल्दी यहाँ पहुंचो। जैसे ही डॉक्टर जांच करके बाहर आएंगे, मैं दोबारा कॉल करूंगा। लेकिन तुम वहां, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम पहले आओ। अनुराग ने अपनी बात पूरी की। अगर मैं बस से आई तो कल सुबह के पहले नहीं पहुंचूंगी, तो फ्लाइट लेना ही ठीक रहेगा। मीरा ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, शायद तुम्हें दोपहर वाली कोई फ्लाइट मिल जाए। अनुराग की नजरें वेटिंग रूम की दीवार पर टंगी घड़ी पर ठहरी हुई। 1 बजा। ठीक है, मैं महेश को कुछ दिनों के लिए कैफे संभालने को कह देती हूँ और यहाँ से जल्द निकल, कहकर मीरा ने फोन रख दिया। मीरा ने महेश को आवाज लगाई। महेश कैफे का मैनेजर था और इस कैफे का सबसे पुराना कर्मचारी। वो कैफे के पास के एक मोहल्ले में रहता। सुबह कैफे खोलना और रात को कैफे बंद करने की जिम्मेदारी महेश की थी। मीरा ने संक्षेप में महेश को सब कुछ बताया और हवाई अड्डे के लिए निकल गई। फोन रखने के बाद अनुराग वहीं वेटिंग रूम में बैठा। आसपास के लोग उसकी ओर देख रहे थे। शायद सोच रहे थे कि ये आदमी अपनी मरहम पट्टी क्यों नहीं कराता। शरीर के घाव को देखते, मन के नहीं। कुछ देर वेटिंग रूम में बैठने के बाद अनुराग इमरजेंसी वार्ड की ओर चला गया। घुटने में चोट होने के कारण वो लंगड़ा कर चल रहा था। नर्स ने पहले उसे टिटनेस का इंजेक्शन दिया, फिर उसकी मरहम पट्टी की और एक पेन किलर भी दिया। दवा लेकर अनुराग वापस वेटिंग रूम लौट आया। मीरा तुरंत हवाई अड्डे के लिए निकल गई। मीरा को धर्मशाला की अगली फ्लाइट जो 1.5 घंटे बाद थी मिल गई। चेक इन और सुरक्षा जांच के बाद वो बोर्डिंग गेट के सामने बैठी हुई थी कि तभी अनुराग का दोबारा। हेलो, अब श्लोक की हालत कैसी है? मीरा ने व्याकुलता से पूछा। डॉक्टर कह रहे हैं कि श्लोक की हालत थोड़ी गंभीर है। सिर पर चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया। तुम कहाँ हो? ये सुनकर मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं हवाई अड्डे पर हूँ, 45 मिनट बाद फ्लाइट। ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करता रहूंगा, अनुराग ने कहा और फोन कर दिया। 4:45 मीरा धर्मशाला हवाई अड्डे पहुंची। वहां से टैक्सी लेकर वो सीधा अस्पताल पहुंचा। अनुराग वेटिंग रूम में बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा एकदम सर्द। किस कमरे में है श्लोक? मुझे अभी उसके पास ले चलो, मीरा ने अधीर होते हुए कहा। वो अभी आईसीयू में है, हम उसे अभी देख नहीं सकते। खून काफी बहा है और डॉक्टर ने अब तक 2 बोतल खून चढ़ा दिया है और 2 बोतल खून की और जरूरत है।
जो कल सुबह फिर चढ़ाया जाएगा। अनुराग ने नजरें नीची कर रखी, वो मीरा से आंखें चुरा रहा है। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? साफ साफ बताओ, क्या छुपा रहे हो? मीरा ने झल्लाते हुए। तुम पहले थोड़ा सुस्ता लो। नहीं, मुझे नहीं सुस्ताना। तुम बताओ आखिर बात क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अगली किताब के सिलसिले में तुम्हें अपने प्रकाशक से मिलना। हाँ, मिलना तो था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। परसों रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सुबह उठा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुस्वप्न से कैसे बाहर निकलूं। तभी श्लोक का कॉल आया और उन्होंने बताया कि वो मैक्लोड बन जा रहा है। मैंने साथ चलने का आग्रह। तो फिर तुम दोनों में से किसी ने मुझे बताया कि क्या मैं मना करती? नहीं, फिर क्यों नहीं बताया? अनुराग को पसीने आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। जो बात श्लोक और उसने मीरा से इतने सालों तक छुपा रखी, वो अकेले कैसे उस बात का खुलासा कर? अनुराग की सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उसे सब कुछ मीरा को बताना चाहिए भी नहीं। क्या ये सही समय भी था? क्या उसे श्लोक के होश में आने का? बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने एक बहुत सस्पेंसफुल जगह में रोक दिया है। जी जी। दरअसल अंश पढ़ने में भी एक चीज मतलब ये इसे क्या कहा जाए, मतलब ऐसी जगह छोड़ा जाए हाँ, कि जैसे पाठ। एपिसोड होता है ना, जब हम सीरीज देखते हैं तो वो हाँ एपिसोड हाँ। खत्म होता है कि फिर आपको लगता है कि अब तो एक और देख लेते हैं, फिर सोने जाएंगे, फिर वो ऐसे चलता रहता है, सुबह हो जाती है। ठीक इसलिए बात। मैंने ऐसी जगह रोका कि जो भी हमारे प्रिय पाठक सुन रहे हैं, हम्म। उन्हें अब जिज्ञासा होगी कि आगे क्या हुआ होगा, जी फिर वो पढ़ सकेंगे। जी। ना, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने अंश पढ़ा और एक मजेदार बातचीत हुई आज। अम, पाठकों से गुजारिश है, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो लोग सुनेंगे आगे, वो लोग ये उपन्यास जरूर पढ़ें और पढ़ के अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, और वो राय हम लेखक तक पहुंचाएंगे। और इस लाइव के माध्यम से लेखक जितने भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं, उससे हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि लेखक और पाठक के बीच एक संबंध बन सके, विकसित हो सके। लेखक जो लिख रहा है वो पाठकों तक पहुंचे और पाठकों की जो राय है वो लेखक तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, और सभी पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों के साथ जुड़े। और जैसा कि अनुपम ने भी कहा कि ये एक नया नया विषय है, और मेरी ओर से एक नई कोशिश है। हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, अपनी राय दें, ताकि हम इस विषय पर और बातचीत करें, और लोगों को प्रोत्साहित करें कि इस विषय पर हम सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि समलैंगिकता कोई गुनाह नहीं है। प्यार करने का जो हक है और आज़ादी है, वो सबको है। इसी ख्याल के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। पढ़ते रहिए, अच्छी आदत है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।